नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर मैं हाजिर हूं अनु सिंह। 10 का दस्तावेज में आज आपको हम बताएंगे कल ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या होने वाला है। साथ ही ये भी बताएंगे कि भ्रष्टाचार पर सीएम योगी के हंटर पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने क्या बयान दिया है। इसके अलावा आज यूपी के अलग अलग जिलों में हुई मूसलाधार बारिश कैसे आम जन के लिए आफत बन बैठी। लेकिन सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की, जो अब देश की राजधानी दिल्ली में भी गरज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में गरजा है सीएम योगी का बुलडोजर। सिंचाई विभाग ने मदनपुर खादर में कब्जा मुक्त कराई है 1200 वर्ग मीटर जमीन। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों से ये कब्जा मुक्त जमीन कराई गई है। देखिए किस तरह से दिल्ली में भी गरजा है सीएम योगी का बुलडोजर, जहां उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों से लगातार जमीन मुक्त कराई गई है, अवैध निर्माणों को ढहाया गया है और अब दिल्ली में भी सीएम योगी का ये बुलडोजर गरजा है। ये एक्सप्लोसिव तस्वीरें आपके सामने। सिंचाई विभाग ने मदनपुर खादर में कब्जा मुक्त कराई है ये 1200 वर्ग मीटर की जमीन। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों ने इस पर कब्जा किया था, जिसे अब कब्जा मुक्त कराया गया है। मदनपुर खादर की ये तस्वीरें हैं, सिंचाई विभाग की ये जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है। दिल्ली के मदनपुर खादर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खूब कब्जा है सीएम योगी का बुलडोजर। तार फंसा पड़ा उसके बुलडोजर में। बढ़ेंगे आगे। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद एक्शन जारी है। इस बीच कई विवादों के बाद मंत्री जितिन प्रसाद का बयान सामने आया है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि पीएम और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। जहां विभाग में कोई अनियमितता होती है तो कार्रवाई होगी। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय नेता से कभी भी मिल सकते हैं। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियाँ हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। आजम खां को जेल से रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनकी कठिनाइयां और दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ उनके परिवार पर ईडी की तलवार लटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक केस झेल रहे आजम खां से जौहर रिसर्च सेंटर भी वापस लेने की तैयारी हो रही है। आजम खान पर एसआईटी पंजा, कसने वाला है सरकार का शिकंजा। जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान लीज पर लिया था। इसी मामले में अब योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने कैबिनेट से फैसला कराकर इस जमीन को मात्र 100 रुपए वार्षिक की दर से 33 साल के लिए लीज पर लिया था। लीज लेते समय कहा गया था कि विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी, फारसी में उच्च शिक्षा की व्यवस्था और शोध के लिए लिया गया है, लेकिन बाद में इस भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खुलवा दी गई। आजम ने इस सरकारी शोध संस्थान को अपने उस ट्रस्ट को दिलवा दिया जिसके वो खुद आजीवन अध्यक्ष हैं। यही ट्रस्ट जौहर विश्वविद्यालय का संचालन करता है। अनियमितताओं को देखते हुए योगी सरकार ने साल 2018 में इसकी एसआईटी जांच करवाई, जिसकी जांच रिपोर्ट 31 जनवरी को सौंपी गई। इसी जांच में खुलासे के बाद अब इसमें कार्रवाई होने वाली है।
कार्रवाई में आजम से लीज निरस्त करके सरकारी जमीन वापस ली जा सकती है। और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतपत्रों की गिनती, जहां अलग अलग राज्यों से बैलेट बॉक्सेस आए हैं। मतपत्रों की इनमें गिनती की जाएगी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। और कल ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी मतपत्रों की गिनती। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्सेस में मतपत्रों की गिनती होगी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने अपनी ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जहां दोनों ही कैंडिडेट्स का भरपूर सहयोग उनके खेमे के लोगों ने दिया है। और अब देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। वहीं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे पहले शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा है। मुख्य मामले के साथ मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति वाली नई याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इसका आदेश देते हुए कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे अधिक अनुभवी जज को भेजा जा रहा है। बेंच ने कहा था कि जिला जज मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुने जिसमें हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के योग्य अयोग्य होने की बात कही गई थी। और इसके बाद अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह पूरा केस पहुंचा है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। और अब खबर बिजनौर से, जहां आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। यूपी रोडवेज की बस पेट्रोल पंप के अंदर घुस गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देख पाएंगे किस तरह से अचानक से पीछे से आ रही रोडवेज बस पेट्रोल पंप के अंदर घुस गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं वीडियो में कई लोग अपनी जान बचाते इधर उधर भागते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को चोट नहीं आई। सिर्फ एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तेज रफ्तार में यूपी रोडवेज की बस आती है और गाड़ियों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। और इसका कारण ये था कि इस बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ड्राइवर स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख पाया और यह हादसा हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पेट्रोल पंप है जहां पर तेज रफ्तार में यूपी रोडवेज की बस चढ़ गई और आप देख सकते हैं कि कई लोग आसपास मौजूद थे। लेकिन राहत की बात है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। इधर सहारनपुर में शहर के प्रमुख उद्योगपति मधुसूदन घी के मालिकों के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा। उद्योगपति के दिल्ली रोड स्थित आवास और साथ ही दाल मंडी पुल के पास ऑफिस पर एक साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आयकर विभाग की टीम ये छापा मारने पहुंची थी। सहारनपुर में शहर के प्रमुख उद्योगपति मधुसूदन घी के मालिकों के यहां यह आयकर का छापा पड़ा। यूपी में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। क्योंकि जो शख्स लव जिहाद को अंजाम दे रहा था, उसके मां बाप इस क्राइम में आरोपी का साथ दे रहे थे। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे शख्स के कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। इसकी साजिश सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये वो चेहरा है जो लव जिहाद को दे रहा था अंजाम। सोनभद्र पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम जीशान है, जो एक नाबालिग को प्यार के नाटक में फंसाकर शादी रचने के फिराक में था। लेकिन इसके मोबाइल ने गंदी साजिश और करतूतों का राज खोल दिया। जीशान नाम का ये शख्स हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था
जिसके मोबाइल से 13 हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने पर सबके होश उड़ गए, जो कहीं न कहीं बड़ी साजिश का इशारा करता है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये इस माध्यम से इस समाज के लोग जो है लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर प्रेम प्रपंच में फंसाकर बेचने का भी काम करते हैं और इनको तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके द्वारा फंडिंग होती है, ऐसा प्रतीत होता है। पुलिस ने अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन जांच में आरोपी को मां बाप का सहयोग मिलने की बात भी सामने आई। इससे संबंधित अभियुक्त जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है और अपर्था का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लोकायुक्त का नोटिस आया है। मार्च 2022 में दायर हुआ था परिवाद, जहां लोकायुक्त ने नोटिस भेजकर 28 जुलाई तक पेश होने को कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लखनऊ से एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लोकायुक्त का नोटिस आया है। मार्च 2022 में ये परिवाद दायर हुआ था। अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, और क्या जानकारी है इसकी? देखिए, ये लोकायुक्त की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद है ना, जो हाल ही में आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी, तबादलों में उनसे जानकारी मांगी, तमाम सारी चीजों को लेकर उनसे सवाल पूछे गए और उसके बाद तो पूरी कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई उसको लेकर। अब ये लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि लखनऊ के ही रहने वाले हैं राजेश खन्ना, उन्होंने एक परिवाद जिनके खिलाफ दाखिल किया था, तमाम सारे मुद्दे थे और ये मार्च में दाखिल किया था। मार्च 2022 में लोकायुक्त यहाँ कोई भी किसी की शिकायत कर सकता है, चाहे वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हो या फिर उसका जो काम है उससे जुड़ा हुआ हो। उसी से संबंधित एक परिवाद दाखिल किया था और लोकायुक्त ने जब उन सारी चीजों को देखा तो अब नोटिस जारी करके ये कहा है अमित मोहन प्रसाद को कि 28 जुलाई से पहले वो लोकायुक्त के सामने पेश हो और जो कुछ भी अभिलेख यानी जो कुछ भी कागज और अपना जो स्पष्टीकरण उन्हें देना है वो लोकायुक्त के सामने ही आकर पेश होकर दे। तो देखिए, लोकायुक्त अगर हम कहें प्रदेश में लोकायुक्त जब किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आती है, खासतौर से वित्तीय अनियमितता को लेकर या ऐसे अधिक संपत्ति को लेकर, इन तरह के मामलों में लोकायुक्त जब नोटिस जारी करते हैं तो सारी चीजों को वो देखते हैं और उसके बाद ही नोटिस जारी करते हैं। तो अब नोटिस जारी किया है, जवाब क्या देंगे, किस तरह से देंगे, ये तो खैर उस जो समय सीमा है तभी पता चलेगा। 28 जुलाई तक पेश होने के लिए कहा गया है। शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक जीवित इंसान को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद जीवित मृत इंसान सबसे गुहार लगा रहा है और सभी को बता रहा है कि मैं जिंदा हूं। बस्ती के हरैया तहसील के सतीश चंद्र खुद को जिंदा होने की गवाही देते फिर रहे हैं। अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि वो मरे नहीं हैं। हरैया से पूर्व पंचायत सदस्य को तहसील कर्मियों की मिली भगत से सरकारी अभिलेखों में मृत दिखाकर उनकी जमीन दूसरे नाम करने का मामला सामने आया है। पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब सतीश सिंह ने गन्ना सट्टे के लिए खतौनी निकालना चाहा, तो न सिर्फ अभिलेखों में भूमिहीन दिखे बल्कि सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाए गए थे। एक आदेश हमने पढ़ा, वो हमारे मृतक के रूप में दर्ज था। एक कपोल कल्पित पुत्र मेरा दिखाते हुए, आलोक सिंह दिखाते हुए उसने अमल दरामद कर दी गई थी। तो ये कहेंगे कि तहसील प्रशासन ही नहीं, इतना निरंकुश अगर वहाँ का सिस्टम है तो वहाँ के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। सतीश चंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री सहित दर्जनों उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर गुहार लगाई है, जिसके बाद एसडीएम हरैया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अभी मीडिया के माध्यम से खबर प्रसारित हुई थी, जिसका संज्ञान लेकर के तत्काल तहसीलदार से हमने वार्ता करी है। तहसीलदार के संज्ञान में बात आ गई है। उन्होंने कहा है कि साहब इस तरह को निरस्त करके उसमें हम कार्रवाई आगे बढ़ते हैं। लेखपाल और कानगो के खिलाफ भी FIR की कार्रवाई होगी। हैरानी की बात है, ऐसा मामला तब सामने आया जब सतीश खुद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं।
इटावा में 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। बरसात के बाद हमेशा की तरह सिविल लाइन इलाके में इटावा सैफई मैनपुरी मार्ग को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास 1 घंटे की बरसात के बाद ही जलमग्न हो गया, जिसके बाद कई 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। एक प्राइवेट बस और कई 4 पहिया वाहन पानी में फंसे रहे, जिसके बाद नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से फंसे हुए वाहनों को पानी से बाहर निकालना शुरू किया। बरसात के मौसम में हर बार रेलवे अंडरपास में जलभराव होता है। शेड हालांकि रेलवे अंडरपास में भरे हुए बरसात के पानी को निकालने के लिए नगर पालिका की तरफ से बड़े मोटर लगाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर बार बरसात में ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनती है, क्यों इसका निवारण नहीं किया जाता। इधर कानपुर में पहली बारिश में सरकारी व्यवस्था धड़ाम हो गई। शहर में वीआईपी रोड और कई जगहों पर लंबा जाम लगा। नगर निगम के दावे पूरी तरह से फेल नजर आए। नाले और नालियों के उपनाने से कई जगहों पर जलभराव हो गया। नगर निगम ने ड्रोन से करवाई थी नाले और नालियों की सफाई, लेकिन उसके बावजूद बारिश में किस तरह से पोल खुल गई, ये इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां पानी किस तरह से सड़कों पर जमा हुआ है, सड़कें जलमग्न हो गई और इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब खबर उन्नाव से। यहां पर हल्की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश की वजह से जहां शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, तो वहीं शहर के प्रमुख जगहों पर जलभराव दिखा। डीएम आवास हो या फिर एसपी ऑफिस, हर जगह पानी भरा हुआ दिखा। बारिश ने नगर पालिका और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। हालांकि बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, वहीं स्थानीय लोग जो थे वो जलमग्न होने की वजह से सड़कें परेशान नजर आए। और वहीं अब खबर गोंडा से भी लेते हैं, जहां पर आज दोपहर हुई मामूली बारिश से कर्नलगंज नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुल गई। गली मोहल्लों और नालों में जलभराव की स्थिति हो गई। सड़कों पर जलभराव होने से आने जाने वाले वाहन पानी से होकर गुजर रहे हैं। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी जलभराव में पानी से ही आने जाने को मजबूर दिखाई दिए। मॉनसून आने से पहले जिला प्रशासन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा था और नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन दावों की पोल किस तरह से खुल गई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश हेमकुंड यात्रियों के लिए मुसीबत लेकर आई। जोशीमठ के घांगरिया वन विभाग चौकी के करीब 100 मीटर आगे बरसाती नाले में उफान आ गया, जिससे बरसाती नाले पर बनी पुलिया टूट गई। इस दौरान फूलों की घाटी की तरफ 140 पर्यटक फंस गए। पर्यटकों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन सभी पर्यटकों को सकुशल अब रेस्क्यू किया जा चुका है। अचानक से ये बरसाती नाला उफान पर आ गया और आप देख सकते हैं तेज रफ्तार से ये नाला बह रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ 140 यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और टीम ने वहां से सकुशल निकाला। और अब खबर जोशीमठ से, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर दिखा। यहां पटूड़ी गांव के पास बरसाती नाले में उफान आ गया। भारी बारिश से कई खेतों को नुकसान पहुंचा है। बरसाती नाले की वजह से ग्रामीण भी दहशत में नजर आए। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश में बेहाल हैं। नदियां उफान पर बह रही हैं, इसलिए आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बारिश से पहाड़ में हो रही बेहाली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कहीं बरसाती नाले आम आदमी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से पहाड़ बेहाल है।
पिथौरागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं, जिससे मार्ग बाधित है। जेसीबी की मदद से रोड खोलने की कोशिश हो रही है, मगर पहाड़ों से लगातार गिरता मलबा प्रशासन की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। उधर हल्द्वानी की इन तस्वीरों को भी देखिए। बरसाती नदी उफान पर है, आवाजाही के रास्ते पानी में डूब गए हैं, इसलिए अब लोग नदी को पार करने का जोखिम मोल ले रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। पिकअप चालक नदी के बीच से अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है, मगर नदी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी के बहने की आशंका है। गाड़ी जैसे तैसे पार हो ही जाती है। सूखी नदी के उफान पर आने से विजयपुर गांव के लोगों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। लोग नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं। विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। ये लोग सूखी नदी से होकर गुजरते हैं, मगर बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीणों के सामने शहर तक आने के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। मानसून की बारिश ने कोटद्वार के लोगों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। इस बरसाती नाले के पास ही कुछ मकान भी हैं। ऐसे में इन मकानों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समस्या ये होती है कि बारिश में तो पानी आता है, यहाँ की जो नदी है ये पानी सीधा अंदर ले जाती है। अगर ये पुल थोड़ा ऊंचाई पे बन जाए और यहाँ की दीवार बन जाए तो लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ पर जब कोई समस्या आती है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता है। कोई आकर देखकर खाली आएंगे और देख के चले जाएंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। दस का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।